Hello, this is Maria Jalal, and today we are going to start our exam kit series. सबसे पहले एग्जाम किट सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि जब भी आप लोग एग्जाम किट सॉल्व करने के लिए बैठें तो काइंडली अपने जो चैप्टर्स आपने स्टडी टेक्स्ट के थ्रू पढ़े हैं उनको समझा है, आप उनकी एक समरी नोट्स बना लें। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैंने कुछ समराइज नोट्स बनाए हुए हैं और इसकी मदद से आप लोगों को एक रिवीजन हो जाएगा जो चैप्टर्स आपने प्रीवियसली स्टडी टेक्स्ट से पढ़े होंगे, तो इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो पहले हम समरी नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद उनके रेलेवेंट चैप्टर्स को हम एग्जाम किट में सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारी जो नॉलेज है वो रिफ्रेश हो जाएगी और एग्जाम किट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आज मैं कवर करूंगी एग्जाम किट में, एग्जाम किट की प्रैक्टिस वीडियो में। और ये पहली हमारी एग्जाम किट की वीडियो है। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था वो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था और चैप्टर 2 हमारा जो था वो स्टेक होल्डर्स था। तो पहले तो हम समरी में ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या कहते हैं। तो मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ये एक डेफिनेशन है जो आप लोगों को वर्ड टू वर्ड याद करनी है। और इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ विच वेदर दे आर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मस्ट कंसंट्रेट ऑन coordinating the 3 points which are social arrangement, number 2 collective goals, and number 3 is control of performance। यानी ऑर्गेनाइजेशन हर उस जगह को कहते हैं जो कि एक सोशल अरेंजमेंट के हिसाब से बनी होती है, यानी सोशली हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। एक हमारी एक जो कॉलीग्स होते हैं और जो हमारी हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स अ सोशल अरेंजमेंट, राइट। और ये सोशल अरेंजमेंट क्यों की जाती है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव गोल्स के लिए की जाती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है और एक विजन होता है, और उसको पूरा करने के लिए, ये इस गोल को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक प्राइमरी गोल होता है, उसको पूरा करने के लिए ये सोशल अरेंजमेंट की जाती है। और जिसमें परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है थ्रू अप्रेजल्स, और यू कैन से परफॉर्मेंस बोनसेस, और यू कैन से फीडबैक्स। तो इस तरह की जगह जिसमें परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाए, जिसमें प्राइमरी गोल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो, और जिसमें सोशल अरेंजमेंट जो है वो कायम किया जाए, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को वर्ड टू वर्ड याद करनी होगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये एग्जाम में आती है लाजमी। इसके वर्ड्स को आप लोगों को जो है वो समझना है कि ये सोशल अरेंजमेंट किसे कहते हैं, कंट्रोल परफॉर्मेंस क्या होती है, क्योंकि कभी कभार जो एमसीक्यूज हैं उसमें इन्हीं वर्ड्स को ट्रिक करके दूसरे वर्ड्स के साथ मिला के आपको दिखाया जाता है और आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। इस समरी नोट्स का मकसद है सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश करना, और एक रिवीजन नोट्स के तौर पे ये आपके काम आएंगे। बाकी अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो में जाके उसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे और उसके बाद एग्जाम किट सॉल्व करेंगे, अगर आप स्टिल अनश्योर हैं कि आपको एग्जाम किट सॉल्व करनी चाहिए या नहीं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड होती है, विच इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एंगेज होती है विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका मकसद, उनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट बनाना नहीं होता। वो एग्जिस्ट करती हैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट और जो है वो काम कर रही होती है, और गवर्नमेंट का मकसद होता है कि अपने लोगों को सेहत और तालीम और उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही करके देना, यानी उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करना, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। और हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कायम की जाती है।
राइट। तो इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, बल्कि इनका प्राइमरी गोल होता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू देयर पब्लिक। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक प्रॉफिट, राइट। इसी के साथ साथ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सब, इनकी जो सब कैटेगरीज होती हैं वो दो मेन कैटेगरीज में ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है, विच इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये वो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है, यानी गवर्नमेंट इनकी आप ये कह सकते हैं इनकी क्रिएशन में गवर्नमेंट का हाथ होता है। इसी तरह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका जो पार्टली या होली फंडेड होती हैं नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस के तहत, यानी कि वो जराए जो गवर्नमेंट के जराए नहीं होते बल्कि जो नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस होती हैं उनके मतलब उन्हीं की मदद से ये पार्टली या होली फॉर्म की जाती हैं। और उनको फंड जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो या तो पूरे फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी क्रिएशन में, या तो उनको पार्टली फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आपकी अगर बेसिक एग्जांपल्स आपने तो चैरिटीज हो गए, क्लब्स हो गए, सोसाइटीज हो गई, ये हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होती हैं। तो टू टाइप्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सब कैटेगराइज होती है इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विद द कॉमन फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉमन फीचर्स। तो पहला फीचर ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेड अप बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स, लाइक डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स और स्पेशलाइज इन वन एक्टिविटी। पहला फीचर इसका ये है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं टू अचीव specific goals, right। और इसी तरह हैव बिजनेस स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स और ऑब्जेक्टिव, उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, उनका विजन होता है और मिशन होता है, उनका एक कल्चर होता है जो कि फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के तहत। यानी ये कॉमन फीचर्स हैं। अगर आपको कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखना है तो आपको उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमन फीचर्स नजर आएंगे, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल उसमें काम कर रहे होते हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं टुवर्ड्स देयर टू टू अचीव देयर स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव, उनका विजन होता है और उनका मिशन होता है, और इसी तरह उनका एक कल्चर होता है। और कल्चर उनका तब फॉर्म होता है जब उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज कुछ होती हैं। इसी तरह उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट, टीम्स, डिविजन्स, और उसमें उन हर डिपार्टमेंट और टीम्स और डिवीजन में उनके सेट सिस्टम्स और प्रोसीजर्स होते हैं, यानी पॉलिसीज होती हैं जिन पे सबको एक तरह से क्या करना चाहिए, जिसपे सबको अमल करना चाहिए, राइट। इसी तरह उनके इनपुट्स होते हैं विच आर प्रोसेस्ड एंड प्रोवाइड एन आउटपुट, यानी लोग मेहनत करते हैं, लोग अपना इनपुट देते हैं और आउटपुट की सूरत में बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता है। इसी तरह उनके कस्टमर्स होते हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स के अलावा उनके कस्टमर्स भी होते हैं जो उनके प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के विच आर मेकिंग प्रॉफिट एज वेल। और इसी तरह हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिफर, किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, यानी कि वो टॉल या फिर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, टॉल अगर होगी तो उसकी हायरार्की जो है वो डिफरेंट होगी, और अगर फ्लैट होगी तो उसकी हायरार्की डिफरेंट होगी, जो कि मैं लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरह स्पैन ऑफ कंट्रोल की बेसिस पे वो डिफरेंट होंगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं दैट इज द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन मैनेजर, राइट। इसी तरह सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की बेसिस पे, यानी कि दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिसीजन मेकिंग पावर इज डेलीगेटेड डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, यानी कि सेंट्रलाइजेशन में बहुत फॉर्मल प्रोसीजर्स और सिस्टम होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में इतने फॉर्मल प्रोसीजर्स और सिस्टम्स नहीं होते। इसी तरह क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटेशन, यानी कि डिपार्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, आइदर इट इज बेस्ड ऑन इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन और बाय प्रोडक्ट और बाय फंक्शन एक्सेट्रा, यानी किस बेसिस पे डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट किया गया है। इसी तरह उनका मोटिव, आइदर उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग है।
इसी तरह ओनरशिप में क्या होता है कि सम ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स और शेयर होल्डर्स, दीज आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, और गवर्नमेंट जो भी ओन करेगी, मतलब गवर्नमेंट अगर जिसकी स्टेक होल्डर होगी वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफर करती हैं एक दूसरे से, जैसे कि कंप्यूटर फर्म्स विल हैव हाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बट अ कॉर्नर शॉप वुड हैव वेरी लो यूज। एक आईटी कंपनी में आपको सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूजेज नजर आएगा एज कंपेयर टू द कॉर्नर शॉप, स्टेशनरी शॉप यू वुड से, जिसमें बहुत कम जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, राइट। तो साइज, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटेशन, मोटिव, ओनरशिप एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर दी मेजर बेसिस ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफर करती हैं, राइट। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, सेक्टर्स इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। अब वो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर includes companies that manufacture parts as well as those that assemble them into finished products. इंडस्ट्रियल सेक्टर वो होता है जिसमें वो कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जो कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं और उस प्रोडक्ट को यानी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट्स में उसको चेंज कर रही होती हैं, तब्दील कर रही होती हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज फॉल अंडर द इंडस्ट्रियल अम्ब्रेला इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, aeronautics, aircraft building, textile, pharmaceutical, bioengineering, and metal casting. And food refineries and packagers generally fall under the industrial category because of the types of facilities necessary for production. यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको ज्यादातर वो इंडस्ट्रीज नजर आएंगी जिनका जो प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल के स्टेज से निकल के फिनिश गुड के स्टेज तक पहुंचता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट वो सेल आउट करते हैं, जिसमें शामिल होती हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल होती हैं, बायो इंजीनियरिंग होती है, मेटल कास्टिंग होती है, और समटाइम्स फूड रिफाइनरीज और पैकेजर्स इंडस्ट्री भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है, राइट। इसी तरह कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि दो उसमें सब डिवाइडेड होती हैं, रिटेलर्स और होलसेलर्स में। तो रिटेलर्स जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं जो सेल करते हैं गुड टू जनरल पब्लिक, यानी रिटेलर्स वो होते हैं जो जनरल पब्लिक को गुड्स सेल करते हैं। दिस इंक्लूड्स ट्रेडिशनल आउटलेट्स सच एज grocery store, specialty shops, department store and drug stores, but also includes online outlets such as online clothing stores और online book sellers। यानी वो लोग जो डायरेक्टली जनरल पब्लिक को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं वो रिटेलर्स कहलाते हैं। इसी तरह होलसेलर्स होते हैं। होलसेलर्स आर दोस कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरर से बाय करती हैं और रिटेलर्स को सेल करती हैं, एंड नॉट ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होलसेलर्स। In some cases, the retailer can buy directly from the manufacturer. Industries that commonly use wholesalers include manufactured office supplies and home goods. In summary, the main industry in which organizations operate are agriculture, manufacturing, extractive raw materials, energy, retailing or distribution, intellectual production, service industries। तो होलसेलर वो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और रिटेलर्स को सेल करते हैं, यानी कि जो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उससे वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और रिटेलर्स को जो कि जनरल पब्लिक में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं उनको वो सेल आउट कर देते हैं, यानी होलसेलर एज अ एजेंट काम करते हैं इन दोनों के दरमियान। इसी तरह सारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज में होलसेलर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिटेलर जो होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेता है और उसको जनरल पब्लिक में सेल आउट कर देता है। और इंडस्ट्रीज जो कि कॉमनली होलसेलर को यूज करती हैं या इंक्लूड करती हैं उसमें ऑफिस सप्लाईज इंक्लूड होता है और होम गुड्स इंक्लूड होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को होलसेलर जो है वो होलसेलर इस तरह की प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मेन इंडस्ट्रीज हमारी कौन कौन सी होती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है? नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल्स, नंबर 4 एनर्जी, नंबर 5 रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 6 इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन एंड नंबर 7 सर्विस इंडस्ट्रीज। इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ओरिएंटेड, दैट मीन्स कमर्शियल, एंड नॉट प्रॉफिट, non-profit oriented organization, which is an NGO, you can say. Uh, or you can say charitable organizations. There is also a distinction between their primary and secondary goals. The secondary goal exists to support the primary goal, and the primary goal of a profit making company is to maximize shareholders' wealth. Business organization come in all different shapes and sizes, including sole traders, partnership, and limited. अच्छा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो प्राइमरी मकसद होता है, जो प्राइमरी उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, और इसीलिए उनको कमर्शियल कहा जाता है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स में भी डिफरेंस होता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके गोल्स में उनका जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका सेकेंडरी गोल एग्जिस्ट करता है टू सपोर्ट देयर प्राइमरी गोल, और उनका प्राइमरी गोल ये होता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि जितना प्रॉफिट वो अर्न करेंगे उतना ही ज्यादा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकेंगे, राइट। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम और सेग्रीगेट करें तो वो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनीज में सेग्रीगेट होती हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिमिटेड कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि शेयर होल्डर्स जो है वो बिजनेस के ओनर्स होते हैं बिकॉज दे हैव अ स्टेक ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस, राइट। तो वो बिजनेस के ओनर्स समझे जाते हैं। लेकिन लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि लिमिटेड कंपनीज में कंपनी की एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कैन नॉट नॉर्मली बी सूट फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस अनलेस दे हैव गिवन सम पर्सनल गारंटी। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं होती तो जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, जब भी कंपनी जो है वो लॉस क्रिएशन हो रही होगी कंपनी में, और कंपनी लॉस में जा रही होगी या लिक्विडेट हो रही होगी, या वो अपने मतलब वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही होगी और वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही होगी, तो इस सूरत में क्या होगा कि लोग अपने बैड डेट्स के लिए उस कंपनी को सू कर सकते हैं, और वो कंपनी नीलाम हो सकती है और उस कंपनी के एसेट्स को लोग जो है वो अपने अंडर में कंट्रोल में ले सकते हैं। बट अगर लिमिटेड कंपनी होती है तो लिमिटेड कंपनी को आप नॉर्मली सू नहीं कर सकते अगर वो कंपनी डेट में चली जाती है तब भी, अनलेस अनटिल और अनलेस अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ पर्सनल गारंटी ना दी हो उस डेट के, यू कैन से मतलब उस डेट के ऊपर, राइट। तो देयर रिस्क इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी व्हेन बाइंग द शेयर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया होता है उस कंपनी के शेयर्स में, बस उनकी उतनी ही लाइबिलिटी होती है, बस वो वहीं तक रिस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। ओनरशिप और कंट्रोल जो है लिमिटेड कंपनी का लीगली सेपरेट होता है। ओनरशिप जैसे कि शेयर होल्डर्स की बात मैंने की, और कंट्रोल की बात जैसे मैं कर रही हूँ कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है लिमिटेड कंपनीज में, राइट। इसी तरह शेयर होल्डर्स ओनर तो होते हैं बट उनके उनके लिमिटेड राइट्स होते हैं ओवर द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। दे प्रोवाइड कैपिटल एंड रिसीव अ रिटर्न, यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे अपना रिटर्न जो है वो ले रहे होते हैं। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो है वो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज और या पेंशन कंपनीज, और वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। सही है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर होल्डर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं टू रन द कंपनी। शेयर होल्डर्स के ही वोट से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर में भी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
एंड नंबर 2 इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डेली डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर होते हैं, और एनईडीज जो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते। वो उनकी जो एक उनका जो एक कैपेसिटी होती है वो एडवाइजरी कैपेसिटी होती है, और वो जनरली गाइडेंस देने के लिए होते हैं एनईडीज, राइट। वो डे टू डे ऑपरेशन में नहीं अपना पार्ट जो है वो डालते। इसी तरह कोऑपरेटिव्स कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है? कोऑपरेटिव्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को शेयर करते हैं जो कि कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कोऑपरेटिव्स उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उस कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक्टिविटीज में, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और बेनिफिट्स शेयर करते हैं जो भी कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो कोऑपरेटिव्स हमारी दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसी तरह म्यूचुअल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी मेंबर या क्लाइंट जो है उसके जरिए ओन की जाती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट होती है। Generally, mutual organization deal with intangible products such as financial services, example ACCA. म्यूचुअल एसोसिएशंस वो होती हैं जो म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जिनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, यू कैन नॉट सी विद योर आईज, विद योर। तो इसमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, एंड दे म्यूचुअली कहते हैं ना, म्यूचुअल और एसोसिएशन का क्या मतलब है कि उनको भी फायदा हो रहा है और जो उनकी सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो बोथ द पार्टीज बेनिफिट विद ईच अदर। जिस तरह से एसीसीए है, एसीसीए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो सर्विसेज एसीसीए की होती है उससे बोथ पार्टीज कैन बेनिफिट विद ईच अदर। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन में आती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद अ प्राइमरी इंटेंशन, और यू कैन से प्राइमरी गोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विस टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी फॉर विच दे आर सेट अप टू प्रोवाइड अ बेनिफिट। यानी कि वो अच्छे बड़े लेवल पे सोसाइटी को ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे बड़े लेवल पे लोगों को फायदा पहुंचे, और इनका प्राइमरी गोल जो है वो गुड्स और सर्विसेज डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कायम किया जाता है, चैरिटीज को कायम किया जाता है ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब वो मेडिकल सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो आपकी किसी की लीगल केसेस में हेल्प के लिए भी सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं, किसी को जो है वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी वो सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो उनके अलग अलग यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो म्यूचुअल एसोसिएशन होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचे। सही। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओन और उसको ओन भी गवर्नमेंट करती है और रन भी गवर्नमेंट करती है, और वो ज्यादातर दे आर फंडेड बाय एंड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। यानी वो गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट ही रन करती है, फंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और अकाउंटेबल जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट को होती हैं। इनमें मेजर चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इसमें पब्लिक सर्विसेज की ह्यूज डिमांड होती है, और आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यानी आपके पास जो फंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट आपको जो जो रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड करनी होती है सर्विसेज वो आपको ह्यूज, मतलब उसकी डिमांड होती है इन पब्लिक। तो ये एक कंस्ट्रेंट आता है जिसकी वजह से ये एक बड़ा चैलेंज होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक है, यू कैन से वो अपने उनके पास रिसोर्सेस कम है, और पब्लिक सर्विसेज देने के लिए जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम हो तो ये एक कंस्ट्रेंट बन जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रली फंडेड एजेंसीज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स।
इसी तरह एनजीओ एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि बहुत सारे लोग जब मिलके इसको बनाते हैं और उनका एक कॉमन पर्पस होता है, सही। और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी चीजों में एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जैसे कि कंजर्वेशन इश्यूज और इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब ऐसे ऐसी चीजों पे ये एनजीओज काम करती हैं जिसपे सोसाइटी को जो है वो अल्टीमेटली फायदा हो। और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम करती हैं, यू कैन से जिसमें आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो हमारी डिस्टर्ब होती है, और जो फैक्ट्रीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होती है उसको रोकने के लिए वो ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना, एनवायरनमेंट को जितना हो सके ग्रीन करना, ये एनजीओज की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेक होल्डर यू कैन से जो एनजीओज हैं वो इन सारे इश्यूज पे काम करती हैं जो कि पब्लिक इश्यूज होते हैं, जो कि मेजर इश्यूज होते हैं इन अ कंट्री, राइट। इसी तरह ये द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने समरी कंप्लीट कर ली। अब हम स्टेक होल्डर पे आते हैं। स्टेक होल्डर एक ऐसा ग्रुप या इंडिविजुअल होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, और एक्सपेक्टेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से कि वो उनको प्रॉफिट अर्न करके उनको डिविडेंड पे आउट करेंगी, राइट। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, और इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन से। और इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये अंडरस्टैंड करे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं और उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करे। तो स्टेक होल्डर को हम कैटेगराइज करते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में। एजेंसी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एजेंसी को डिफाइन किया जा सकता है एक प्रिंसिपल के साथ। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल का मतलब होता है ओनर। जब ओनर अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी को हायर करता है, मैनेजर को हायर करता है, मैनेजर ही बिजनेस चलाता है, तो जब एजेंट जो होता है वो उसकी जॉब किसी और के बिहाफ पे कर रहा होता है, राइट। एजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अ, एक ओनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहा है, ठीक है। अब उसको चाहिए टेनेंट, और टेनेंट उसको मिल नहीं रहे, तो वो किसी स्टेट एजेंट के पास जाता है या किसी एजेंट के पास जाता है और कहता है मैं आपको इतना कमीशन दूंगा और आप मुझे टेनेंट ला के दें, उसका जो रेंट होगा उसमें से आपका इतना कमीशन होगा। तो वो एजेंट जो है वो उस ओनर के पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, सही। और वो दोनों पार्टीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है और उन दोनों पार्टीज के मकसद के लिए काम कर रहा होता है। तो एजेंट का मकसद यही होता है कि वो किसी और की जॉब उसके बिहाफ पे कर रहा होता है, राइट। और जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि फुटबॉलर्स, फिल्म स्टार एक्सेट्रा ऑल हैव एजेंट्स, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार होप्स दैट द एजेंट इज वर्किंग इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट फॉर देयर ओन कमीशन। यानी कि जो ओनर होता है उसको यही वो यही अंडरस्टैंड करता है कि जो एजेंट है वो उसी के इंटरेस्ट के लिए काम करता है और अपने कमीशन के लिए नहीं करता, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट में कहा गया है। इसी तरह प्रिंसिपल्स एंड एजेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। A principal appoints an agent to act on his or her behalf. In the case of corporate governance, the principal is a shareholder and the agents are the directors. The directors are accountable to the principals. Example of agents: CEO, NEDs, the chairman. देखें, प्रिंसिपल को आप इस तरह से जो है वो इमेजिन करें कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कौन उनके लिए काम कर सकता है, कौन उनके लिए बेस्ट, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है। डायरेक्टर्स एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर के, और डायरेक्टर्स डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, राइट। तो डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, कौन कौन से,
यानी कि डायरेक्टर्स एजेंट्स होते हैं। और कौन कौन से एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर के? सीईओ यानी कि द चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि एनईडीज, जिनका मैंने आपको बताया था कि एडवाइजरी रोल होता है और वो अपने ज्यादातर ओपिनियंस दे रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं। इसी तरह चेयरमैन जो होता है वो भी एजेंट ही होता है एक तरह से। इसी तरह एजेंसी कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि a cost to the shareholder through having to monitor the directors and over and above normal analysis cost a result of comprise trust and director। ये जो एजेंसी कॉस्ट होती है डायरेक्टर्स को उनकी सैलरी के अलावा ये कॉस्ट उनके साथ होती है, यानी कि ये अमाउंट पे की जाती है जो कि कंपनी बियर करती है। ये शेयर होल्डर्स जो है वो डायरेक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए ये एजेंसी कॉस्ट डिजाइन करते हैं। और ये नॉर्मल एनालिसिस कॉस्ट से अलग होती है। ये ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। इसके साथ डायरेक्टर्स में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ये कॉस्ट एलोकेट की जाती है। इसी तरह स्टेक होल्डर, ये मैंने आप लोगों को एजेंसी कॉस्ट का बता दिया है, राइट। स्टेक होल्डर एक ग्रुप और इंडिविजुअल होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिसका इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनके इंटरेस्ट में काम करे। इसी तरह स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कनेक्टेड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इंटीमेटली एसोसिएट होते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलेगी, राइट। और दो मेन एग्जांपल होती है इंटरनल स्टेक होल्डर की, नंबर वन इज एम्प्लॉय एंड नंबर टू इज मैनेजमेंट। तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है उनकी जॉब में, उनके करियर में, उनके पैसों में, उनके प्रमोशन में, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में और बेनिफिट्स में। और अगर रिस्क हमें नजर, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क अगर नजर आता है तो वो तब नजर आता है जब उनके इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है शेयर होल्डर इंटरेस्ट में और इंडिविजुअल गोल्स में, राइट। और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी चैलेंजिंग होता है कि वो इंडिविजुअल गोल्स और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट को एक साथ लेके चलें। इसका नुकसान ये होता है कि रेजिग्नेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहे होते हैं और काफी रिस्क होता है कि जब रेजिग्नेशन होंगे या एम्प्लॉयज आपके जो है वो खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें, वो चीजों पे फर्क पड़ेगा, जैसे कि प्रोडक्शन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, पेरोल है। ये सब चीज़ें क्योंकि एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल में होती हैं तो ये चीज़ें भी असरअंदाज हो सकती हैं। तो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी की वजह से उनको कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसी तरह कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई रखा जाए और उनकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जाए। इसी तरह कस्टमर और फाइनेंस ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा किया जाए अगर कंपनी को आपको ग्रो करवाना है, राइट। और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसमें आपके शेयर होल्डर्स शामिल होते हैं, आपके कस्टमर्स शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और सप्लायर्स शामिल होते हैं और फाइनेंस प्रोवाइडर्स शामिल होते हैं। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ में। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जनरेट करेगी उतना ही ज्यादा प्राइस पर अर्निंग रेशो होगा और उतनी ही ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। और उसकी वजह से प्राइस पर अर्निंग रेशो का मतलब ये होता है कि उतनी ज्यादा शेयर जो है वो जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स ने की है उसको उनसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स का ये इंटरेस्ट होता है। और उनका रिस्पॉन्स जो आता है अगर उनको ऐसा फील होता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो खतरे में पड़ रहा है और उनका इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो ये एक रिस्क होता है जिसकी वजह से जो कंपनी का रिस्क होता है, और वो रिस्क ये होता है कि वो अपने जो शेयर्स होते हैं उसको सेल कर देते हैं, जैसे कि किसी भी प्रीडेटर को, और या फिर वो
मैनेजमेंट के खिलाफ वोट करते हैं, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उनके पास ये राइट होते हैं कि वो मैनेजमेंट के खिलाफ वोट कर सकते हैं और मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क होता है शेयर होल्डर से एसोसिएटेड, अगर उनके इंटरेस्ट को पूरा ना किया जाए या वो सेटिस्फाइड ना हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसी तरह कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर का इंटरेस्ट होता है कंपनी के प्रोडक्ट में, और उनका अगर इंटरेस्ट नहीं मीट किया जाए, अगर उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं किया जाए, तो वो फिर या तो वो कहीं और से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, या फिर बैड पब्लिसिटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी पे पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से रेपुटेशन खराब होती है। इसी तरह लीगल एक्शन का भी खतरा होता है, अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट ना दिया जाए, या फॉल्टी प्रोडक्ट्स, या वारंटी में ही उसके वो प्रोडक्ट्स खराब हो जाएं और फिर वारंटी और फिर उसको अमाउंट को रिफंड नहीं किया जाए, तो फिर जो क्लाइंट होता है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये रिस्क एसोसिएट होते हैं कस्टमर्स के साथ। इसी तरह सप्लायर्स का इंटरेस्ट होता है टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कंपनी, और सप्लायर्स जो है उनका इंटरेस्ट होता है कि उनको ऑन टाइम पेमेंट की जाए उनके गुड्स के लिए, और उनको प्रॉफिटेबल सेल्स मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन से। उनका इंटरेस्ट अगर पूरा ना हो, तो ये रिस्क होता है कि वो क्रेडिट आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं देते, आपका क्रेडिट खत्म कर देते हैं। इसी तरह वो आपको सप्लाई बंद कर देते हैं, और वो भी जब अगर ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर पाती है उनको या उनके अमाउंट को, और फिर बैड डेट में चली जाती है, तो फिर वो लीगल एक्शन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। इसी तरह फाइनेंस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो बैंक का इंटरेस्ट अगर पूरा ना हो, तो रिस्क जो होते हैं वो, या तो रिस्क में नंबर वन ये होता है कि या तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, या फिर अगर लोन देता है तो वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, राइट। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्वाइट डाइवर्स उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उनमें उनकी जो है वो एबिलिटी ये होती है कि वो इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। कुछ एग्जांपल जो आपकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की है वो है एनजीओज है, राइट। आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है, और इसके साथ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज है, इसके साथ ट्रेड यूनियंस हैं। अब ये होते क्या है एनजीओज, मैंने आप लोगों को बताया था एनजीओज का मकसद होता है कि वो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सर्विस पब्लिक को दे, और उनका अगर इंटरेस्ट नहीं पूरा किया जाता, वो अपने इंटरेस्ट जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के होते हैं, और अगर उनके इंटरेस्ट पूरे नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क ये होता है कि वो लीगल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ले रहे होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, उससे वास्ट लेवल पे पब्लिक को नुकसान पहुंचता है, तो एनजीओज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं, जैसे कि अगर आपने शो देखा हो, इकरारुल हसन का शो होता है, वो एक तरह का प्रेशर ग्रुप है, और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है या ह्यूमन राइट्स होता है, और अगर इनके इंटरेस्ट को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उससे ये होता है कि बैड इमेज क्रिएट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी को नुकसान पहुंचता है, उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, उनकी इमेज को सैबोटेज किया जाता है, और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाता है, राइट। इसी तरह गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज वो होती हैं जिनका इंटरेस्ट टैक्स में होता है, कंप्लाइंस में होता है, लॉ के अगेंस्ट ना जाने में होता है, यानी कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंट होगी टैक्स रिटर्न फाइल करने में और टैक्स पे करने में, वही इनका इंटरेस्ट होगा, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनका इंटरेस्ट होता है। और अगर उनका इंटरेस्ट ना रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उससे नतीजा ये निकल सकता है कि वो टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो रेगुलेशन कंप्लाइंट और रेगुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, अगर टैक्स ना पे करे उसके खिलाफ। इसी तरह टैरिफ्स को वो इंक्रीज कर देंगे, और सो ऑन। इसी तरह ट्रेड यूनियंस का इंटरेस्ट जो होता है वो उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने में होता है, और अगर उनका इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज ना हो, तो जो रिस्क एसोसिएट होता है वो ये होता है कि वो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं या डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। So these are the four types of external stakeholders: NGOs, environmental pressure groups, government and regulatory agencies, and trade unions. नाउ लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है, लास्ट नहीं कह सकते, आप ये कहें कि लास्ट ही कहें, कि लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि स्टेक होल्डर के ग्रुप्स
कैसे होते हैं। तो स्टेक होल्डर को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और जब नीड्स और एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होंगे। सम ऑफ द टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है इस टेबल में, जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे कि एम्प्लॉय वर्सेस मैनेजर्स, उनका कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि वेजेस वर्सेस बोनस। तो कॉस्ट इफिशिएंसी एक रिस्क फैक्टर आता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट बनता है। एम्प्लॉयज को जो है वो उनकी वेजेस चाहिए और मैनेजर्स को जो है वो उनकी बोनस चाहिए, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह कस्टमर वर्सेस शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स को क्वालिटी चाहिए और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट और डिविडेंड चाहिए। अगर कस्टमर्स के को हम फोकस करेंगे तो क्वालिटी पे फोकस करेंगे, और क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होंगे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। तो ये एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है इसकी वजह से। इसी तरह जनरल पब्लिक वर्सेस शेयर होल्डर, तो इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो इन्वायरमेंट वर्सेस प्रॉफिट और डिविडेंड होगा। जनरल पब्लिक को इन्वायरमेंट सही चाहिए और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए। अगर हम ग्रीनरी और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए कॉस्ट अलग से अपनी निकालते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो दैट वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। इसी तरह कॉमन एग्जांपल्स ये कि मैनेजर्स प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकते हैं, बोनसेस। हाउएवर शेयर होल्डर्स प्रेफर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मिलते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल है। इसी तरह बिजनेस एक्सपेंशन में रिक्वायर एडिशनल शेयर इश्यूज और लोन्स विच विल रिड्यूस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे कि बिजनेस एक्सपेंड कर रहा होता है तो उनको लोन चाहिए होता है या फिर उनको शेयर इशू करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का आउटफ्लो हो रहा होता है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेक होल्डर, मैंडलो फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे। ये फ्रेमवर्क यूज किया गया है to understand the influence that each stakeholder has over an organizational strategy, and the idea to establish which stakeholders have the most influence by estimating each stakeholder's individual power over and interest in the organization's affairs. The stakeholders with the highest combination of power and interest are likely to be those with the most influence over objectives। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि स्टेक होल्डर्स कितना इन्फ्लुएंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पे, यानी कौन सी स्ट्रेटजी क्रिएट करें कि हमारे स्टेक होल्डर्स जो है वो खुश रहें। और एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है पावर और इंटरेस्ट का, और उसी के मुताबिक उनको जो है वो उनकी इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाया जाता है। मेंडलो फ्रेमवर्क जो है इसमें आपको अगर नजर आ रहा है तो पावर, इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस को शो किया जाता है। पावर इज द स्टेक होल्डर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये स्टेक होल्डर्स की पावर होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कितना स्टेक होल्डर्स जो है वो केयर करते हैं या कितना वो इंटरेस्ट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि पावर और इंटरेस्ट को मिला के इन्फ्लुएंस बनता है, जिसका मतलब ये होता है कि इट इज वेरी हार्ड टू इफेक्टिवली मेजर ईच स्टेक होल्डर्स पावर एंड इंटरेस्ट। द मैप इज नॉट स्टैटिक, चेंजिंग इवेंट्स कैन मीन दैट स्टेक होल्डर्स कैन मूव अराउंड द मैप। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं उस मैप में, जैसे कि आपको 4 क्वाड्रेंट्स नजर आ रहे हैं पावर और इंटरेस्ट की बेसिस पे, राइट। और उसमें वो किसी एक में फॉल नहीं कर होते, कभी उनका इंटरेस्ट चेंज होता है, कभी उनकी पावर चेंज होती है, और इसी तरह वो सो ऑन घूमते रहते हैं उसी में। मेंडलो फ्रेमवर्क को अगर हम एक्सप्लेन करें तो अगर नंबर 1 हम ये देखें कि एक शेयर होल्डर है जिसकी लो पावर है और जिसका इंटरेस्ट भी लो है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस पर मिनिमल एफर्ट डालती है। इसका मतलब ये होता है कि दीज कैन बी लार्जली इग्नोर्ड ऑल्दो दिस डज नॉट take into account any moral or ethical consideration. It is simply the stance to take if strategic positioning is the most important objective। यानी ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन अपना मिनिमल एफर्ट डालती है, यानी इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती है शेयर होल्डर्स। इसी तरह वो शेयर होल्डर्स जिनकी लो पावर होती है बट हाई इंटरेस्ट होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्ड रखती है, और हम ये कर सकते हैं कि कैन इंक्रीज देयर ओवरऑल इन्फ्लुएंस बाय फॉर्मिंग
coalition with other stakeholders in order to exert a greater pressure and thereby make themselves more powerful. The management strategy for dealing with these stakeholders is to keep informed. ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका हाई इंटरेस्ट होता है लेकिन पावर लो होती है, तो हम इनको सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखते हैं डिसीजंस में। सही, क्योंकि ये कभी भी जो है वो अपना प्रेशर डाल सकते हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स पे जिनकी पावर ज्यादा होती है, तो इनको इन्फॉर्म रखना जरूरी होता है। इसी तरह वो शेयर होल्डर्स जिनकी हाई पावर होती है, लो इंटरेस्ट होता है, उनको सेटिस्फाई रखना जरूरी होता है। ये वो होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और उनकी उनका इंटरेस्ट जो होता है वो कभी भी जो है वो कंपनी की तरफ हो सकता है, तो इसीलिए इनको सेटिस्फाई रखना होता है और इनका हाई इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। इसी तरह वो शेयर होल्डर्स जो हाई पावर रखते हैं और हाई इंटरेस्ट रखते हैं वो की प्लेयर्स होते हैं और इनका सबसे ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस होता है। और क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी कंपेटिंग स्टेक होल्डर्स रिजाइड इन दैट क्वाड्रेंट ऑफ द मैप। इफ देयर इज ओनली वन, यानी कि मैनेजमेंट, then there is unlikely to be any conflict in a given decision making situation. If there are several and they disagree on the way forward, there are likely to be difficulties in decision making and डिसीजन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो अगर आप देखें जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ज्यादा उनकी पावर और इंटरेस्ट को अगर हम मैनेज करेंगे तो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट बन जाएगा। बट अगर आप हर किसी को उसके इंटरेस्ट और पावर के बेसिस पे सेग्रीगेट करेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको उनको सेग्रीगेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल पुट इनटू दोस पर्संस, राइट। तो ये एक समरी थी। अब समरी के साथ जो मैं आप लोगों को एक तरह से बताना चाहूंगी वो ये कि एग्जाम किट को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम एग्जाम किट की तरफ आते हैं और अब हम जो है एग्जाम किट सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और तरीक़ेकार आप लोगों का यही होगा कि पहले आप लोगों को समरी नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आप लोगों को पहले आप लोगों को लेक्चर सॉल्व करना है, फिर आप लोगों को मेरे एनोटेटेड नोट्स से उसको रिवाइज करना है। देन जब आप अगले दिन किट सॉल्व करेंगे उन 2 चैप्टर्स की, तो फिर आपको समरी जो मेरे एनोटेटेड नोट्स हैं वो पढ़ने, फिर समरी नोट्स पढ़ने एंड देन किट सॉल्व करनी है एंड देन यू विल बी गुड टू गो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम किट के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर A is controlled performance, B collective goals, C social arrangement, D creation of a product and service। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि डेफिनेशन में 3 चीजें हमारी यूज हुई थी। सोशल अरेंजमेंट, डेफिनेशन में हमारी 3 चीजें यूज हुई थी, सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल्स एंड कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। और नॉट अ की फीचर का क्या मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का की फीचर नहीं होता। तो आंसर होगा हमारा डी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू बी क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर में शामिल है। एग्जाम्पल इसकी ये होगी कि ऑर्केस्ट्रा जो होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन क्लास किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है वो नेसेसरीली प्रोडक्ट क्रिएट करे। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसका मकसद ये नहीं होता है कि वो नेसेसरीली प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, उसके बगैर भी वो ऑर्गेनाइजेशन कहला सकती है। ओके नाउ, ओ माय गॉड। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली फाउंड इन द पब्लिक सेक्टर, स्कूल, चैरिटीज, बिजनेसेस। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शामिल होती हैं। तो हमारा जो स्कूल होता है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है, क्योंकि अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको नॉर्मली या तो प्राइवेट या फिर नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में मिल जाएंगे, राइट। इसी तरह पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न विद ए मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, B providing services to specific groups funded from charitable donations, C the provision of basic government services, D raising funds by subscription from members to provide
कॉमन सर्विसेज। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर नॉर्मली किससे कंसर्न होती है? पब्लिक सेक्टर कंसर्न होती है टू द प्रोविजन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज से। सी इज दी राइट ऑप्शन, क्योंकि इसलिए राइट ऑप्शन है कि पब्लिक सेक्टर की जो मेन एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि वो बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे, राइट। और ऑप्शंस ए और बी जो है वो बेसिकली क्या है कि वो रिलेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आप जो है वो गुड सेल करके प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स फंडेड फ्रॉम चैरिटेबल डोनेशंस। यानी कि चैरिटेबल डोनेशन से जो आपके ग्रुप फंड किए जाते हैं उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों तो आपके प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो गए। इसी तरह जो डी है, डी का क्या मकसद है कि आप रेस कर रहे हैं फंड्स बाय सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स टू प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज। ये हमारा म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन या म्यूचुअल एसोसिएशन जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेट करता है। इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, और नंबर 1 भी हो गया हमारा। अब हम अगर 4 पे आते हैं तो 4 है अ कंपनी, A company is a company which specializes in forestry. It has recently purchased B company, which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A, but which it is no longer be able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. Which of the following best explains the reason for the improved performance of the combined entity? A. Specialization, B. Social interactivity, C. Synergy, D. Service। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो एक कंपनी है जो कि फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइज करती है। उसने रिसेंटली अभी परचेज किया है बी कंपनी को, जो कि रिक्रिएशनल रिजॉर्ट्स की चेन जो है वो चलाती है। और ए ने अलाउ किया है बी को टू बिल्ड सेवरल न्यू रिजॉर्ट्स ऑन लैंड विच इज ओन्ड बाय ए, यानी कि ए ने एक पीस ऑफ लैंड लिया हुआ है और उसमें बी को ये अलाउ किया हुआ है कि वो अपने न्यू रिजॉर्ट्स जो है वो बिल्ड कर सकती है, राइट। इसी तरह ए जो है वो उस लैंड को यूज नहीं कर रहा है, बट उसने बी को अलाउ किया है कि वो यूज कर सकता है वो लैंड अपने रिजॉर्ट्स को बिल्ड करने के लिए। और रिजॉर्ट जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल और पॉपुलर जो है वो प्रूव हुआ, यानी कि बी ने रिजॉर्ट्स बिल्ड किए और वो प्रॉफिटेबल भी हो गए और पॉपुलर भी हो गए। अब ये कौन सी, ये जो एग्जाम्पल है ये किसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है, किस कॉन्सेप्ट को बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है? Is it specialization? Is it social interactivity? Is it synergy? और is it service? तो अगर इसका हम सही जवाब देखेंगे, ये जो डेफिनेशन है अगर आप देखें तो ये सिनर्जी की डेफिनेशन है। सिनर्जी की डेफिनेशन में यही होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से बेनिफिट ले रही होती हैं और मजबूत हो जाती हैं, यानी कि दे बोथ आर स्ट्रांग विद ईच अदर। तो सिनर्जी का मतलब यही होता है, सिनर्जी का मतलब होता है 1+1=11। तो ये अगर आपको सिनर्जी की डेफिनेशन याद रखनी है तो आप इस जो इक्वेशन है उसको याद रखिएगा कि 1+1=11। ये सिनर्जी की डेफिनेशन होती है, राइट। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो स्पेशलाइजेशन आपको नजर आया है इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर सकती है स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स फोकस करते हैं किसी एक स्किल पे और वो उस पे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, बट जो इसका आंसर है वो सी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, 4 भी हो गया है हमारा। इसी तरह आगे अगर हम बढ़े तो नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनीज इज करेक्ट? A, public limited companies have access to a wider pool of finance than partnership or sole traders. B, both public and private limited companies are allowed to sell shares to the public. C, companies are always owned by many different investors. And D is shareholders are liable for any debts the company may incur. तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें कभी भी शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते किसी भी डेट के लिए, ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। तो ये तो गलत है। कंपनीज आर ऑलवेज ओन्ड बाय मैनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, इसको आप ऑलवेज नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक इन्वेस्टर होता है, तो ये भी सॉर्ट ऑफ गलत ही है।
राइट। इसी तरह बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर अलाउड टू सेल shares to the public. No, only public limited companies are allowed to sell shares to the public. तो ये भी गलत हो गया. That means A is the right answer. Public limited companies have access to a wider pool of finance than partnership or sole traders, right? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो अपने जो शेयर्स हैं उनको पब्लिक में सेल कर सकती हैं और अपने जो है कैपिटल को बढ़ा सकती हैं जब भी उनको जरूरत हो। ये जो है वो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही पब्लिक में अपने शेयर्स सेल कर सकती हैं और कंपनीज को एक शेयर होल्डर भी ओन कर सकता है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय कर सकता है। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि मैनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ये भी गलत था क्योंकि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि कंपनी जो है वो ओन होगी डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू ही। कंपनी में एक शेयर होल्डर भी हो सकता है जो लिमिटेड लाइबिलिटी बेनिफिट को एक्वायर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पार्टनरशिप, charities and companies. Which of these organizations would normally be classified as both a not-for-profit organization and a private sector organization? 1 and 3, 3 only, 1 only, 2 and 3 only. अब इसमें कह रहे हैं कि ये कुछ लिस्ट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पार्टनरशिप है, चैरिटीज है और कंपनीज है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज बोथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर का नाम लिया है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो नहीं होंगे, राइट, तो ये क्रॉस हो गया। और नॉट फॉर प्रॉफिट का नाम लिया है तो इसका मतलब है पार्टनरशिप भी क्रॉस हो गया क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट शेयर किया जाता है पार्टनर्स को। इसी तरह कंपनीज भी क्रॉस हो गया क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो है वो नहीं होती। कंपनीज का जो प्राइमरी गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दैट मीन्स चैरिटीज जो है वो रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि 3 ओनली इज द आंसर, यानी कि बी हमारा आंसर है। और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप, अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो पार्टनरशिप एंड कंपनीज वुड बोथ यूजुअली बी प्रॉफिट सीकिंग, राइट। पार्टनरशिप और कंपनीज जो है उनका मकसद क्या होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मकसद होता है। वाइल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर लाइकली टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं तो दे वुड बी पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, right? Therefore, only charities would be likely to be both part of the private sector and not for profit. तो हमारा नंबर 6 भी हो गया। अब हम नंबर 7 पे जाते हैं। An organization that is owned and democratically controlled by its member, to which type of organization does this definition relate? Number ए जो है वो कह रहा है कि चैरिटीज, बी कह रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी है कोऑपरेटिव्स एंड डी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो अब ये मैं इसकी मीनिंग आपको बता दूं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन ओन्ड भी और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल भी उसके मेंबर के थ्रू होती है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो चैरिटीज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके मेंबर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते और ना ही उसको ओन कर रहे होते हैं। एनजीओज में भी ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी ऐसा नहीं होता है। ओनली द कोऑपरेटिव्स हैव दिस क्वालिटी कि उसके मेंबर्स उसको डेमोक्रेटिकली कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी शेयर कर रहे होते हैं और उसको ओन भी करते हैं, राइट। तो नंबर 7 हो गया। तो अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं तो कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइज्ड सोली टू मीट द नीड्स ऑफ द मेंबर ओनर्स। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को समरी नोट्स में समझाया था, एनजीओज का जो एनजीओज जो होती हैं उनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता और इसीलिए वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं होती हैं, राइट। और चैरिटीज जो है उनको आप एनजीओज की एग्जांपल में ले सकते हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स नहीं होते। इसी तरह नंबर 8 पे मूव करते हैं। वेस्टेरोस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंपोर्ट्स कंप्यूटर इनटू कंट्री ए एंड सेल्स देम द पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट।
It is owned by 15 individual investors, each of whom owns an equal number of shares in Westeros. Westeros is not a public limited company. Which of the following is likely to be the most appropriate source of finance for Westeros? A. Central government funding. B. The existing owners of the Westeros. C. Issue of shares to the public. D. Donations from the public. तो वेस्ट्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर इंपोर्ट करती है कंट्री ए से और फिर सेल करती है अपनी पब्लिक में इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, राइट? अच्छा, इसको 15 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने ओन किया हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को, बट हर मेंबर जो है वो इक्वल नंबर के शेयर्स रखता है वेस्ट्रॉस में, और वेस्ट्रॉस पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, राइट? तो ये जो है वो शेयर होल्डर्स नहीं हुए, इन्वेस्टर्स हुए। और इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वेस्टेरोस। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग, अब जब ये पब्लिक नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जो लिंक होगा गवर्नमेंट का वो इससे नहीं होगा। एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ वेस्ट्रोस इसको देख लेते हैं, बट सी कह रहा है कि इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। अब क्योंकि इसका कोई ताल्लुक गवर्नमेंट और पब्लिक से नहीं है तो इशू ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं है। डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं कायम है, इसका पर्पस है टू मेक अ प्रॉफिट, एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, राइट? तो इसका मतलब ये कि बी ऑप्शन हमारा रह गया है, द एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ वेस्ट्रॉस, यानी कि इसके ओनर्स ही हैं जो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इसको अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 15 इन्वेस्टर्स थे जिनके अपने अपने शेयर्स इस कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अपने इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट इट्स एन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? और इसी के साथ इसमें अगर हम देखें चीज़ों को तो बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और यू कैन से इट्स लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है। डोनेशंस जो है वो यूजुअली मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग होती है फॉर चैरिटीज, और वेस्ट्रोस जो है वो इशू नहीं कर सकता शेयर्स पब्लिक में क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सी भी क्लियर हो गया है, राइट? अब हम आगे मूव करते हैं। 9 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? तो इसमें स्टेटमेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरिड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स और द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे वर क्रिएटेड टू बेनिफिट। और दूसरा सेंटेंस है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फंडेड organization is to reduce cost of their operation and thus minimize the burden on taxpayers। तो पहला जो है उसका मतलब ये होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं उनके मेंबर्स की नीड पे या फिर उनकी सोसाइटी पे जो जिस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उनको बनाया गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है बिकॉज यही होता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मकसद ही यही होता है कि उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एक चैरिटी होती है वो लोगों की मदद के लिए जो है वो बनाई जाती है, जैसे कि एनिमल शेल्टर सर्विसेज होती हैं उसमें एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी थ्रेट को देखते हुए। इसी तरह हॉस्पिटल जो है वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। तो उनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन उनका पर्पस सेम ही होता है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। तो ये ट्रू है। इसी तरह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड thus मिनिमाइज द बर्डन ऑन टैक्स पेयर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो ये होता है कि उनके ऑपरेशन की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और जो टैक्स का जो बर्डन है टैक्स पेयर से मिनिमाइज किया जाए। दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो यूजुअली कंसर्न होती हैं टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू देयर पब्लिक, राइट?
और दिस डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ देयर ऑपरेशन। तो ये जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। इसी तरह ये 9 भी हमारा हो गया। इसी तरह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चैरिटीज वुड यूजुअली बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ एनजीओ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? चैरिटीज जो है वो उसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ एनजीओ। तो ये है ट्रू, बिकॉज एनजीओ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका प्रॉफिट जो है कमाना प्राइमरी गोल नहीं होता, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी लिंक नहीं होती हैं, और मोस्ट ऑफ द चैरिटीज आर फॉल इनटू दिस कैटेगरी। सो नंबर 10 भी हमारा हो गया है और इसका आंसर है ट्रू, राइट। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर तो हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज हम उसको अभी कवर नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट आएंगे स्टेक होल्डर्स पे, और स्टेक होल्डर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा कल्चर आ गया यहाँ पे, और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आ गया है। अब हम आते हैं स्टेक होल्डर्स पे, राइट। तो स्टेक होल्डर्स जो है अगर हम उसको देखें, हमने अभी इसकी समरी नोट्स पढ़े थे। अब देखते हैं हमें कितनी चीजें याद होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई है बिकॉज हमने अभी समरी नोट्स पढ़े हैं, और उसकी वजह से हमें काफी क्लियर हो गया है कि हमें किस तरह से एमसीक्यूज को टैकल करना है। एमसीक्यूज वर नॉट दैट डिफिकल्ट। आप लोग अगर अच्छी तरीके से थ्योरी को समझेंगे, और जो कि मेरे लेक्चर्स और मेरे नोट्स से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। यू कैन स्कोर 100% इन दिस एरिया, राइट। तो स्टेक होल्डर्स से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉइज आर डैश स्टेक होल्डर्स वाइल फाइनेंस प्रोवाइडर्स आर डैश स्टेक होल्डर्स। विच टू वर्ड्स फिल द गैप्स इन द अबव सेंटेंस? ए इंटरनल कनेक्टेड, बी एक्सटर्नल इंटरनल, सी कनेक्टेड आउटसाइडर, डी इंटरनल सप्लायर। तो आपको अगर मैंने सही से अभी समरी नोट समझाया हो तो आपको, आपने देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा कि एम्प्लॉइज आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स वाइल फाइनेंस प्रोवाइडर्स जैसे कि बैंक एक्सेक्टर होते हैं, वो आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो दैट मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। और इंटरनल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज, मैनेजर्स या डायरेक्टर्स, और कनेक्टेड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंस प्रोवाइडर। और थर्ड स्टेक होल्डर ग्रुप जो है वो एक्सटर्नल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कम्युनिटी एट लार्ज या गवर्नमेंट या फिर ट्रेड यूनियंस। मैं दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से ये बैठ जाए। इसी तरह 58 है, स्टेक होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग प्राइमरी, एक्सटर्नल, कनेक्टेड, सेकेंडरी। विच टू कैटेगरीज वुड प्रेशर ग्रुप्स यूजुअली बी इंक्लूडेड विद इन? अब प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स किस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं, 1-3, 1-4 और 3-5, 3-4 और 2-4, सॉरी। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो कि आपके वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो कंपनीज के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक नहीं होता आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका मतलब ये होता है कि वो सेकेंडरी होते हैं, दे आर नॉट प्राइमरी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारा इससे क्या मतलब निकला कि आंसर हमारा होना चाहिए, अगर वो एक्सटर्नल है और अगर वो सेकेंडरी है, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि प्राइमरी वो हो नहीं सकते और कनेक्टेड वो हो नहीं सकते। तो हमारे जो क्या कहते हैं ये दो कैटेगरीज जिसमें प्रेशर ग्रुप फॉल करते हैं वो है सी। दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया है। इसी तरह अगर हम नीचे आए तो 59 में लिखा हुआ है, ए इज अ लार्ज कंपनी whose shares are owned by a large number of individual investors who do not wish to engage with company's decision making despite having full rights to do so. When using Mendelow's matrix, this stakeholder group would be classed as minimal effort, keep informed, keep satisfied और key players. देखें, A एक लार्ज कंपनी है जिसके शेयर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने ओन किए हुए हैं, जो कि कंपनी के डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जबकि उनके पास फुल राइट्स हैं उसके डिसीजन में इन्वॉल्व होने के। यानी कि दे हैव हाई लेवल ऑफ पावर बट लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो जिनके पास हाई लेवल ऑफ पावर होती है और लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होती है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेटिस्फाइड रखते हैं, राइट। अगर आपको याद होगा तो इसको हम सेटिस्फाइड रखते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
इसी के साथ 60 पे हम मूव करते हैं। MCQ 60. A company is using communication strategy aimed at explaining the rationale behind its action to its stakeholders. Using Mendelow's matrix, these stakeholders would be categorized as minimal effort. Is this statement true or false? एक कंपनी है जो कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है उस पे काम कर रही है, जिसमें वो अपने एक्शंस के पीछे जो उनकी रीजनिंग होगी वो बताएगी अपने स्टेक होल्डर्स को। मेंडेलोज मैट्रिक्स के मुताबिक ये जो स्टेक होल्डर्स होंगे जिसके लिए कंपनी इतनी एफर्ट्स कर रही है, ये कैटेगराइज होंगे मिनिमल एफर्ट में, विच इज नॉट ट्रू। बिकॉज ये अप्रोच अगर रेफर की जा रही है, इसका मतलब ये कि वो उनको इन्फॉर्म रखना चाह रहे हैं। तो मिनिमल एफर्ट उन स्टेक होल्डर्स पे इम्प्लाई होता है जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनको जो कहा जाता है, राइट। मिनिमल एफर्ट मतलब जिनकी लो पावर होती है, लो इंटरेस्ट होता है, तो वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हमारा 60 MCQ भी हो गया है। इसी तरह द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स कैन ऑफन appear to conflict, for example in the quality of goods and services. In this statement, is this statement true or false? कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो हमने अभी पढ़ा है कुछ मिनट पहले कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही होता है कि कस्टमर क्वालिटी चाहता है और शेयर होल्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस्ट हमारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनेगा, मतलब जिसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और हमारा 61 MCQ भी हो गया, राइट। तो इस तरह हम 62 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू टेक टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स हु हैव लो लेवल्स ऑफ पावर एंड लो लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट? ए मिनिमल एफर्ट, बी कीप इन्फॉर्म्ड, सी कीप सेटिस्फाइड और डी कीप प्लेयर्स। मुझे बोलने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी MCQ है। अगर स्टेक होल्डर्स का जो है वो लिटिल इंटरेस्ट होगा बिजनेस में और उनकी कोई पावर भी नहीं होगी, तो देर इज नो पॉइंट टू अ बिजनेस डूइंग मोर देन मिनिमल एफर्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ए इज द राइट ऑप्शन एंड वी आर डन विद आवर MCQ पोर्शन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये MCQs सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा MCQ जो है वो गलत है और कौन सा MCQ सही है। कभी कभार क्या होता है कि हम MCQ में कंफ्यूज होते हैं, तो हम पहले अगर उसको देख लें या पहले उसको सेग्रीगेट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग वंस, कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो डेफिनेटली रॉन्ग लग रहे हैं आपको। अगर आप उसमें से उसको हटा लेंगे, रॉन्ग को हटा लेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपके पास बचेंगे वो राइट वन बचेगा। कभी कभार ऐसा होता है दो बेस्ट आपको लग रहे होते हैं, तो फिर उसमें से आप अपना एक गैस कर सकते हैं, एक बेस्ट आप हिंट या ये कह सकते हैं गैस लगा सकते हैं, जिससे आपके ज्यादा चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि आप सही स्कोर करें। तो मैंने आज जो कवर किया है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। अब नेक्स्ट क्लास में एग्जाम किट की प्रैक्टिस में मैं चैप्टर 3 और 4 को कवर करूंगी और उसके समरी नोट से स्टार्ट करूंगी एंड देन वी विल कवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और यू कैन से MCQs ऑफ द एग्जाम किट। MTQ के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सबके MTQs जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ MCQs लेके चल रही हूँ, MCQs की अप्रोच लेके चल रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो और स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको लेके चल सके, राइट। Until then, Allah Hafiz.